अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फवाद ज़ैदी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ता होने पर कुछ सस्ता ना हुआ, लेकिन महंगा होने पर महंगाई फ़ौरन बढ़ना शुरू हो गई। पेट्रोल महंगा होते ही लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स ने दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए अस खुद बढ़ा दिए हैं। AC बसों के किराए में 20% जबकि नॉन AC के किराए में 15% इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं। लुकमान, ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से इजाज़त लेना या मुज़ाकरात करना भी मुनासिब क्यों ना समझा आखिर? जी बिल्कुल, ये सिलसिले में कोई मुज़ाकरात नहीं है। अमूमी तौर पर ये होता है कि इनकी एसोसिएशन है वो सरकार से मुज़ाकरा करती है। जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है हर शहर की, उससे मुज़ाकरात होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो ही कीमत बढ़ी है उसके साथ ही जो किराए हैं बढ़ा दिए हैं। इंटरसिटी के सारे किराए बढ़ा दिए हैं। खासतौर पर जो ऐसे छोटे छोटे कई इलाके थे जिनमें कोई बहुत ज्यादा किराया नहीं होता, लेकिन उनमें भी 100 रुपए का इजाफा हो चुका है। और जो AC जो बस सर्विस है उसके लिए 20% और नॉन AC के लिए 15% बढ़ाए। और ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें तो पहले डीजल नहीं मिल रहा था, अब डीजल मिलना शुरू हुआ तो महंगा है। और एक जो बस जाती है उसमें कम से कम 4000 रुपए के डीजल का फर्क पड़ा है, जिसको पूरा करने के लिए उनको ये सारा किराया बढ़ाना पड़ रहा है। और ये पंजाब और दीगर जितनी कनेक्टिविटी है, जितने रूट्स हैं, सब के लिए किराया बढ़ा दिया गया है। अगर चाहे मुज़ाकरात भी होंगे, लेकिन जो मुज़ाकरात से पहले किराया बढ़ चुका है। हुकूमत के लिए वो सिर्फ एक बार्गेनिंग चिप के लिए इन किराए को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो हुकूमत को भी अल्टीमेटली जैसे OMC के सामने हुकूमत झुकी है, इसका ट्रांसपोर्टर के सामने भी हुकूमत को झुकना ही पड़ेगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम 25 रुपये इजाफे को हुकूमती पॉलिसी की नाकामी करार दिया है। समा से गुफ्तगू में कहा है कि पहले पेट्रोल मिल नहीं रहा था, जब मिलने लगा तो कीमतें अचानक बढ़ा दी गईं। एक शख्स ने कहा, एक जानिब कोरोना की वबा है तो दूसरी जानिब हुकूमत खुद वबा बन चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ आर्जी साबित हुआ। पेट्रोल और डीजल दोबारा सेंचुरी क्रॉस कर गए। रातों रात गिरने वाले पेट्रोल बम से कई शहरी लाइल्म रहे। सुबह फिलिंग स्टेशन पहुंचे तो मालूम हुआ उनके साथ क्या बीत चुकी है। फिर लगे हुकूमत को कोसने। इन्होंने 1 घंटे के अंदर अचानक ये क्या कर दिया, 25 रुपए पर लीटर। ये जुल्म नहीं है? अब ये चीजें महंगा हो गया, पेट्रोल तो चीजें आगे महंगा है और भी महंगा हो जाएगा तो मर जाएगा, हम वैसे मर जाएगा। आमदनी है कोई नहीं और 25 रुपए इन्होंने ऐसे बढ़ाया कि जैसे कि पता नहीं कितने के पैसे लोगों को मिल रहे हैं। पहली तारीख से पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के फैसले पर शहरियों ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। 26 तारीख को इसको महंगा करने का कोई तरीकाकार नहीं है। इसका एक मैकेनिज्म बनाया जाए, यकम तक लेके जाना चाहिए था। गवर्नमेंट इतनी कमजोर है हमारी, इतनी बेहिस है कि वो आवाम की बजाय उन लोगों को रिलीफ दे रही है जिनके पेट्रोल पंप हैं, जो कि एक मतलब कि अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं। कीमत बढ़ने के बाद शहर में तेल की किल्लत है, न कोई पेट्रोल स्टेशन बंद है, लेकिन पेट्रोल डलवाने वाले शहरियों की तादाद बहुत कम है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। और सिर्फ यही नहीं, अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम 25 रुपये इजाफे को हुकूमती पॉलिसी की नाकामी करार दे दिया। पहले मिल ही नहीं रहा था, लाइनों में लग के अब मिलना शुरू है तो एकदम महंगा हो गया। बेड़ा गर्क हुआ मुल्क का, हर बंदा परेशान है। तौर पे हम खान साहब के सपोर्टर हैं, लेकिन उस हिसाब से जो है ना, खान साहब अपनी पॉलिसी उनकी को कामयाब नहीं जा रही। जो फैसला कर रहा है गलत ही कर रहा है। अवाम तंगी है, कौन खुश है ये बता दो आप हमें। यही तब्दीली का नाम है, क्योंकि अगर तब्दीली ना होती तो 25 पे कैसे बढ़ते हैं। कुछ ये अल्लाह की तरफ से वबा आई है, कुछ इस वजह से है, कुछ हुकूमत वबा बनी हुई है लोगों के लिए। जब सस्ता था उस वक्त हमें मिलता नहीं था, अब इन्होंने कर दिया तो कहते हैं जितना चीज चाहे लो। ये हमारे साथ जुल्म नहीं तो और क्या है। ये तब्दीली सिर्फ नाम की तब्दीली है। अभी पेट्रोल सस्ता किया था, वो सस्ता करके चकमा दिया आवाम को और फिर महंगा कर दिया एकदम से। और मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने कीमतों को फिलफौर वापस लेने का मुतालबा किया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपए इजाफे और महंगाई के सताए शहरी परेशान हो गए। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू। किसको नवाजा है आपने? कौन सा बंदा है जो जिसको आपने बताया था कि यार स्टॉक कर लो और मैंने शाम को एकदम से साइन कर देने, रात रात में आप जो है ना कमा लो। गैस महंगी, ये बिजली महंगी। मुजाहिरीन ने गले में रोटियां लटका के हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इमरान खान फिलफौर नोटिस ये लें कि पेट्रोल सस्ता करे,
उसी कीमत पर लेकर आए। ये जुल्म की इंतहा है। पहले पेट्रोल सस्ता किया, नायाब कर दिया, अब पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान पर जुल्म है। कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करे। कैमरामैन अकबल खोकर के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत से कीमतों में इजाफा वापस लेने की इस्तदा की गई है। मकामी वकील साइम चौधरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफे का कोई जवाज़ नहीं। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से लोग पहले ही मुआशी दुश्वारी का शिकार हैं। तेल की कीमतें बढ़ जाने से महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आएगा। अदालत से इस्तदा की गई है कि तेल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन कालादम करार देने का हुक्म दिया जाए। वज़ारत हवाबाजी ने मशकूक डिग्री के हामिल 262 पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी है। PIA के 141 कप्तान भी शामिल हैं। मशकूक लाइसेंस रखने वाले कप्तान तहकीकात तक जहाज़ नहीं उड़ा सकते। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ ऑपरेशन क्लीनअप का आगाज। मशकूक लाइसेंस रखने वाले 262 पायलट्स की लिस्ट जारी। कौमी एयरलाइन के 141 मशकूक करार। बाकी पायलट्स दीगर प्राइवेट और गैर मुल्की एयरलाइन के साथ हैं। सिविल एविएशन ने PIA के 141 पायलट्स और दीगर एयरलाइंस के कप्तानों को फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिया। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरशद मलिक ने वजारत हवाबाजी को इक़दाम से आगाह कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान में तैनात तमाम सफीरों को भी खत लिख दिए। मशकूक फहरिस्त में पंजगोर त्यारा हादसे के कप्तान याया संदेला भी शामिल। इसी हादसे के बाद मुश्तबा लाइसेंस का स्कैंडल सामने आया था। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा था कि 28 पायलट्स के लाइसेंस जाली साबित हो चुके हैं। और वज़ीर आला सिंध जब भी आते हैं बड़े ज़ोर शोर से लॉकडाउन का मुतालबा करते हैं, लेकिन अब उनकी अपनी ही वज़ीर सेहत ने सिंध में लॉकडाउन पर सवाल उठा दिया है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत और PTI है जिसने हमेशा से सख्त लॉकडाउन की मुखालिफत की, लेकिन रावलपिंडी में न सिर्फ सख्त लॉकडाउन पर अमल दरामद कराया बल्कि कोरोना केसेस 50% तक नीचे भी ले आया है। यानी TV पर कुछ और हकीकत में कुछ। आप ही फैसला कर लें कि लॉकडाउन क्या बेहतर है या नहीं है। वज़ीर आला सिंध जब भी आते हैं बड़े ज़ोर शोर से लॉकडाउन का मुतालबा करते हैं, लेकिन अब उनकी अपनी वज़ीर सेहत ने सिंध में लॉकडाउन पर सवाल उठा दिए हैं। रावलपिंडी में मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन से केसेस में 50% तक कमी आई है। इंतज़ामिया ने मोहलिक वायरस के खिलाफ जंग में मज़ीद कामयाबी की उम्मीद भी जाहिर कर दी है। उमर आसिफ की रिपोर्ट। अब जहां कोरोना वहां स्मार्ट लॉकडाउन। रावलपिंडी में वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती हिकमत अमली कामयाब। 22 सीलशुदा इलाकों में कोरोना केसेस में कमी। जहां पहले 70 केसेस निकलते थे, अब तादाद कम होकर 20 तक आ गई। रावलपिंडी शहर के 15 और कैंट के 7 हॉटस्पॉट्स 18 जून से सील। बंदिश का सिलसिला 30 जून तक जारी रहेगा। ADCG ज़हीर अहमद कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब मॉडल है। हमारे लॉकडाउन की वजह से कोई 55 to 60% जो है वो डिक्रीज रिपोर्टेड केसेस में आई है। जो लोग एहतियात करें और लॉकडाउन में हमारे साथ तामुन करें तो ये नंबर्स और भी ज्यादा नीचे जा सकते हैं। हॉटस्पॉट करार दिए जाने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन से अस्पतालों में मरीजों का बोझ भी कम हो रहा है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समान, रावलपिंडी। और सिंध सरकार में सेहत की कमान संभालने वाली अजरा पेट्रोहो ने कोरोना के खिलाफ सिंध हुकूमत की जानिब से बेहतर इकदाम न होने का एतराफ़ कर लिया। कहा लॉकडाउन इतना मौसर नहीं कि बढ़ते केसेस को रोक सके। कहना कि कोरोना के केसेस कम हुए ये बिल्कुल गलत बात है। कोरोना के केसेस हमारे शुरू से बढ़े हैं, बल्कि इस महीने जो है 21-22% पे होते हैं और अगले चंद माह में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि कोई खातिर ख्वाह हमने इक़दाम उठाया ही नहीं है। जो हम थोड़ा बहुत लॉकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इस तरीके का नहीं है कि उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमारी एक डिक्टेटरशिप नहीं है तो हम ये इन्फोर्स इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम डंडे के ज़रिए से इन्फोर्स करें। जो हमारे पास इत्तला है मॉडलिंग की, उसमें अक्टूबर में जो है एक और स्पाइक आएगी और ये मुतवातिर स्पाइक जारी रहेगी और अक्टूबर में एक और स्पाइक आएगी। हमें खर्चा जो है वो ईद जो आने वाली है उसका है
क्योंकि जानवर की मंडियाँ लगेंगी और जानवर की मंडियाँ जब लगेंगी तो उसमें भी कोरोना की फैलाव का जो है इम्कान है। क्या वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर सेहत एक पेज पर नहीं हैं? सिंध हुकूमत ने मवेशी मंडी में एहतियाती तदबीर के हवाले से होने वाले इजलास में अजरा पेचो शरीक नहीं हुई। यही नहीं, वज़ीर सेहत ने कमज़ोर लॉकडाउन के हवाले से बयान भी अलग जारी कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, अहम सवाल है कि क्या वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर सेहत एक पेज पर नहीं है? देखिए, इस सूरत हाल में जब SOP तैयार की जा रही हो कि किस तरह मवेशी मंडियां बनाई जाएं और किस तरह जो है वो ईद उल अज़हा के इंतजाम किए जाएं, तो इस तमाम सूरत हाल में, इस रिबाई सूरत हाल में महकमा सेहत का होना ज़रूरी था। कुछ निजी डॉक्टर इजलास में शरीक थे, मगर जो वज़ीर सेहत है अजरा पीचो, वो इस इजलास में शरीक नहीं हुई थी। तो कोई अनबन ज़रूर है जिसका जो गुस्सा है वो मीडिया पर नजर आया। जब वज़ीर आला सिंध SOPs के हवाले से वज़ीर आला उसमें इजलास करे तो अजरा पीछो उस इजलास में शरीक नहीं थी। उस इजलास में वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, वज़ीर हैवानात अब्दुल बारी किताफी, इसके अलावा वज़ीर तालीम सईद गनी और चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत तमाम मौजूद थे। मगर जो वज़ीर सेहत है वो उस वक्त गायब थी। बयान जो वज़ीर सेहत का सामने आया वो एन उसी वक्त सामने आया जिस वक्त वज़ीर आला उसने ये बयान जारी किया कि कोरोना के मौजूदा सूरत हाल में मवेशी मंडियां किस तरह लगाने की इजाजत दी जाए, उसके हवाले से SOP तय की जा रही हैं। और उस वक्त अजरा पीछो का बयान सामने आया कि मवेशी मंडियां ना लगाई जाए और सूरत हाल खतरनाक। यानी कोई अनबन जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका संजय साधवानी, आपने हमें आगाह किया। और आपको बताएंगे, लाहौर के तालिब इल्म ने सोशल मीडिया के जरिए कोरोना के मरीजों की मदद का मिशन संभाल लिया है। ग्रुप बनाकर अब तक 500 से ज्यादा अफराद को प्लाज्मा दिलवाया। मुख्तलिफ शहरों से लाखों लोग इस ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं। लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। ये है निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म जुरेज रियाज, जिन्होंने कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मदद के लिए ग्रुप बनाया, जिससे चंद ही दिनों में लाखों अफराद जुड़ गए। प्लाज्मा की जरूरत के लिए लोग पोस्ट करते हैं, जहां कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद प्लाज्मा अतिया करने के लिए राब्ता कर लेते हैं। Within 20-21 days, the group has around 320,000 members. Roughly जो एक एस्टिमेट है वो कोई 450-500 के करीब लोगों को हमने आपस में कनेक्ट करवाया और कुछ 700-750 के करीब हमारे पास रिक्वेस्ट थी। सुरेज रियाज दीगर शहरों में मौजूद ग्रुप के रजाकारों से भी राब्ते में रहकर प्लाज्मा की दस्तयाबी के लिए कोशा रहते हैं। पाकिस्तान के हर कोने से ऑलमोस्ट अब हमारे पास डोनर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इसके अलावा हमारे सारे जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं उनसे भी, यजमान मंडी एक इलाका है, उससे भी अवेलेबल है। कोरोना वायरस से सेहतयाब करने के मिशन में फनकार और सियासतदान भी जुरेज रियाज का साथ दे रहे हैं। जुरेज रियाज का कहना है कि इंसानियत की खिदमत के लिए उन्होंने बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन अगर हुकूमत अब उनका साथ दे तो वो मजीद लोगों की भी मदद कर सकते हैं। कैमरामैन असर इकबाल के साथ दानियाल उमर, सामा, लाहौर। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी का कहना है कि नए ग्रिड स्टेशन पर काम कर रहे हैं। निजी TV पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग का मसला आज रात या कल तक ख़त्म हो जाएगा। और अब आपको बताएं कि कराची में बिजली की तलब 3100 मेगावाट तक जा पहुंची है, जबकि के इलेक्ट्रिक 2700 मेगावाट फराहम कर पा रही है। तफसीलात जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, ये तो बड़ा शॉर्टफॉल है, कैसे पूरा होगा ये? जी वही सवालात हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। जैसे कि CEO ने भी पहले बोला था, 2 दिन पहले भी ये बात बोली थी कि 48 घंटे में बिजली की जो बहरान है वो उस पर काबू पा लेंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, के इलेक्ट्रिक को जो आउटसोर्स से जो बिजली मिल रही है, जिससे NTDC से 650 मेगावाट, IPP से 300 मेगावाट, KNF से 80 मेगावाट और विंड पावर से 150 मेगावाट मिल रही है, तो मजबूरी तौर पर आउटसोर्स बाहर से जो बिजली मिल रही है 1180 मेगावाट मिल रही है। जबकि के इलेक्ट्रिक की जो बिन कासिम 1 और 2 से जो बिजली अभी मिल रही है वो 1500 मेगावाट। इस तरीके से ओवरऑल जो शहर को 2700 मेगावाट में बिजली फराहम हो रही है। 400 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से जो 7 इंडस्ट्री जोन में 8 घंटे की लोड शेडिंग होने के बावजूद जो बिजली की जो किल्लत है वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो ये तमाम सप्लाई और डिमांड का जो फर्क है उसको पहले से कंट्रोल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से शहरी ये तमाम परेशानी भुगत रहे हैं। ना सिर्फ शहरी, ताजिर, सनतकार सब परेशान है, क्योंकि पैदावारी अमल रुकने से सनतकार भी परेशान है, ताजिर भी परेशान है और साथ में आवाम सबसे ज्यादा जो तकरीबन 9 लोड शेडिंग एरिया है वहाँ 5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा अशरफ, ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक के CEO ने कहा था कि आज रात तक बहरान पर काबू पा लिया जाएगा और इतवार से सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ऑन ग्राउंड ये सिचुएशन नजर आ रही है आपको?
जी अगर देखा जाए फीसद गैस जो के इलेक्ट्रिक को गैस फराहम कर रही है वो 240 MMCFD कर रही है। उनको पहले जो तकरीबन 5 से 6 रोज पहले जो 290 MMCFD दी थी, 50 MMCFD कमी का सामना है क्योंकि पंजाब साइड पे गैस की डिमांड बढ़ गई है, उसकी वजह से वो कम हुई है। साथ में फर्नेस ऑयल PSO तकरीबन यौमिया 2000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल फराहम करना है, जबकि उसको जो है 3000 से ज्यादा मैट्रिक टन जो है फर्नेस ऑयल चाहिए, वो भी शॉर्टफॉल है क्योंकि वो भी PSO के पास ज्यादा इस मकदार में नहीं है, तो रोज के हिसाब से वो दे रहा है। दो चीजें साथ में जो दरामदी LNG है उसकी इजाफी जो सप्लाई की बात की गई थी वो इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि पूरे मुल्क में जो इस वक्त जो सिस्टम है वहाँ डिमांड बढ़ गई है, तो वहाँ पावर सेक्टर को ज्यादा गैस चाहिए, तो दरामदी LNG वहाँ फराहम की जा रही है। कराची को इस वक्त अगर बिजली का बहरान खत्म करना है तो 400 मेगावाट को पूरा करने के लिए बड़े फैसले करने हैं। ठीक है, बड़े फैसले करना होंगे चूँकि शॉर्टफॉल ज़्यादा है। के इलेक्ट्रिक का बिजली की फराहमी में बेहतरी का दावा अधूरा अभी तक नज़र आ रहा है। कराची में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है और ऐसे में शहरी बिलबिला उठे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। और यहाँ खबर है कराची वालों के लिए कि के इलेक्ट्रिक के CEO की गवर्नर सिंध को 24 घंटों में लोड शेडिंग में कमी की यकीन दहानी पूरी ना हो सकी। अदालतें और सनतें भी मुतासर हो गईं। अशरफ खान की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस कराची में इमरान इस्माइल से के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अब्दुल्ला अलवी की ये मुलाकात गुज़िश्ता रोज हुई थी, जिसमें CEO के इलेक्ट्रिक ने कराई 24 घंटों में लोड शेडिंग कमी की यकीन दहानी। मगर 24 घंटे बाद निकली सिर्फ कहानी। रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग के सताए अवाम का रोना अपनी जगह। के इलेक्ट्रिक ने तो सिटी कोर्ट को भी ना छोड़ा। बिजली की बंदिश की वजह से साइलिन और अमला सिटी कोर्ट की राहदारी में घूमता रहा। उधर सनतकार भी बदतरीन लोड शेडिंग पर बिफर गए। के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि 24 घंटे में लोड शेडिंग इंडस्ट्रियल जोन में ख़त्म कर दी जाएगी और बाकी शहर में निस्बतन कम कर दी जाएगी। उसके अभी तक कोई आसार नज़र नहीं आता। इतना बड़ा शहर है कराची, शहर अग है पूरे पाकिस्तान की, और उसके साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जाता है? उसकी मुआशी तकदीर के साथ ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? अब देखना है कि गवर्नर साहब के ऐवान में किए गए वादे वफा न होने पर गवर्नर सिंध क्या रद्द अमल देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरदार अख्तर मैंगल से टेलीफोनिक रब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं में बजट के मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक हो गया है। बिलावल का कहना था कि अवाम दुश्मन बजट किसी सूरत नहीं मान सकते। मजीद बात कर लेते हैं समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, इससे पहले आसिफ अली जरदारी से भी रब्ता हुआ था सरदार अख्तर मैंगल का, क्या हुकूमत के साबिक इत्तेहादियों ने अपोजिशन से हाथ मिला लिए हैं? आज का रब्ता जो हुआ है उसको देख कर ये कहा जा सकता है? देखिए, गुज़िश्ता रोज भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बहुत से राब्ते किए थे। शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, मौलाना फजल रहमान और दीगर जो जमातें हैं उनसे उन्होंने राब्ता किया। आज बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल को टेलीफोन किया है। बजट के मामले में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक हुआ है। 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी बिलावल भुट्टो और सरदार अख्तर मैंगल के दरमियान बातचीत हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी और अख्तर मैंगल ने NFC अवार्ड के हवाले से इक़दामात पर भी गुफ्तगू की। साथ साथ बिलावल भुट्टो और सरदार अख्तर मैंगल ने मुल्क में जो कोरोना वायरस का फैलाव है उस पर तशवीश का इजहार किया है और जो बजट है उसको यकसर तौर पर मुस्तरद किया है। साथ साथ ये भी मुकालमा हुआ है कि हुकूमत की नाअहली की वजह से आज कोरोना वायरस हर जगह पर फैल चुका है। ठीक, अब्बास शबीर बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्क के एक और बुजुर्ग रहनुमा का बाब बंद हो गया। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन को सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी रहनुमाओं के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सेनेटर सिराजुल हक ने नाज़माबाद के ईदगाह ग्राउंड में नमाज जनाजा पढ़ाई। दुआ के बाद मुख्तसर खिताब में सिराजुल हक ने अज़्म किया कि सैयद मुनव्वर हसन का हक और सच का मिशन और बातिल की मुखालिफत जारी रहेगी। अकबर। कुछ मज़ीद खबरें मगर ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। कौमी क्रिकेट टीम के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद कहते हैं कि इंग्लिश टीम की कमज़ोरियां जानते हैं जिसका फ़ायदा कौमी टीम को होगा। समग्र नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू में मुश्ताक अहमद ने 90 की दहाई में भारत और दूसरी टीमों के खिलाफ कामयाबी की वजह खिलाड़ियों के जारहाना रवैये को करार दिया। आपको टास्क क्या दिया गया है? कोई मुखबरी भी करनी है आपने? मुखबरी क्या, जो एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है, जो उनके साथ उनके बैट्समैनों और उनके बॉलर्स के साथ जो मेरे अभी टीम में है उनके जो मुझे पता होगा वो मैं अपने टीम वालों को बताऊंगा, अपने पाकिस्तानी लड़कों को बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये ज्यादती नहीं है, आप उनके साथ भी आप इनको बताएंगे उनके राज?
यही तो खूबसूरती है कि स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है। जब मैं इंग्लैंड के साथ था तो इंग्लैंड के में जब मैं खेला करता था तो आई वॉज वेरी सिंसियर विद देम। मतलब जो मुझे पता होता था अपने पाकिस्तान टीम के लड़कों के बारे में भी वो मैं ज़रूर उनसे शेयर करता था। यानी आप एक खतरनाक कोच हैं। देखें, इंडिया को हम तब हरा दिया करते थे, हम मैच से पहले उनको पकड़ लेते थे तो हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते थे। मतलब कि उनको ग्राउंड में नहीं, मैच कल है, आज शाम को अगर कोई नीचे लड़का मिल गया ना उनका, हमारे 2-3 लड़कों को, तो हम उसको ये कहते थे कि तुम देख लेंगे सवेरे। अब वो प्रभारकर और उसकी मेरा ख्याल फैमिली थी, उसकी वाइफ और बच्चे थे मेरा ख्याल, वो लिफ्ट में आ रहे हैं और इधर से मैं, वकार और आकिब हम लिफ्ट में चढ़े हैं और हमने उसको पढ़ गए, मतलब गुफ्तगू करते उसको ऐसा पढ़े हैं और उसने 30 सेकंड के बाद कह दिया खुदा दा वास्ता मेरे बीवी बच्चे नाम है, मुझे तो जान दो यार। मुझे याद आ गया टोरंटो में ना सिद्धू खेल रहा था, बैटिंग कर रहा था और अच्छी खेल रहा था, तो उसको ना निकल के खेलने लग गया। तो मोइन और मेरी बात होगी, मैंने कहा मोइन ये तो सेट हो गया, इसको तंग करते हैं। तो पंजाबी जी कहता एडा वड्डा भाई हो गया कि हिटा मारनिया निकल के बाउंगियां जी, हूँ तू निकल के मारी ना तो मैं शुएब अख्तर या मोहम्मद जाहिद को कहा कि तेरे बीमर मरवा के तेरे सर पे गेंद लगवा दूंगा। उसको इतना गुस्सा आया, उसने कहा ठहर, जो मैं वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर हूँ, इतना खेला हुआ, तुम कौन होते हो? इधर से मैं पास से गया, हालांकि दूसरा ओवर खत्म ही हुआ था, तो मैं पास से मैं की होया सिद्धू बा तो कहते हैं कि यार मोइन नूं देखे मैनू की कैसी गुफ्तगू करता है मेरे नाल। तो मैंने कहा ना पंगा लो, ऐ हो भी जाना जी। तो मैं चुप करके कह गया। अब ये साइकोलॉजिकली वो बॉल की कंसंट्रेशन उसकी खत्म होगी और वो अब ये आ गया कि इन्होंने मत देख लेना है। वो अब मेरे ख्याल अगले 2-3 ओवर में बाद आउट हो गया था, मुझसे भी आउट हो गया था। मगर मैच के बाद उनके प्लेयर अक्सर हमारे साथ खाना खाया करते थे। जब 89 का टूर था, सचिन और मैं तो मेरे कमरे में ही रहते थे, तो क्रिकेट के बाद हम सारे इक्वल होते थे। मेरी एक दफा टॉम मूडी से लड़ाई हो गई। टॉम मूडी ऑस्ट्रेलियन है, 8 फुट का और वो इतना खड़ा और मुझे उसने छिक्का मारा, तो पता नहीं हिट मारे, तो हिट मार के ना तो आए इधर, हिट मार के ना इधर जा रहा था, तो मैंने उसको इंग्लिश में कहा, मैंने कहा इफ यू हिट मी अगेन आई विल सी यू आफ्टर द गेम। तू मैंने हिट मारी ना तो मैं तेन गेम तो बाद तेन टक्कर लाऊंगा। मेरे तो इस तरह करके देखा, कहते व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो तुम क्या लड़ोगे मेरे साथ? सबसे चलाक ब्रायन लारा था। वो फंसा होता था तो उसको पता होता था किससे बंदे कैसे गप लगानी है। वो जब मार रहा होता था तो आपको कैसे मुस्कुरा के मिल रहा होता है, चौका मार के कहता आई डिडंट मीन दैट। मतलब वो आपको ऐसे हम्बली बात करेगा कि मैं मतलब नहीं सी कि चौका मारे, बच गया यार मेरे को। गुस्सा किस बैट्समैन पे चढ़ता था? एनु नहीं छटाना। ब्रायन लारा पे बहुत गुस्सा चढ़ता था, वो बहुत मारता था। वैसे वाकई उसने शेन वॉर्न को बड़ा मारा। उसने सर बड़ा मारा उसने शेन वॉर्न को, मुरलीधरन को उसने बड़ा मारा। हालांकि मुरलीधरन का तो गेंद उससे अवे जाता है ना। शेन वॉर्न की दफा हम फंस जाते हैं। शेन वॉर्न बड़ा अच्छा बॉलर था, वैसे सिर्फ सईद अनवर ने उसको खींचे। या सलीम मलिक ने, हाँ मलिक साहब ने भी उनको बहुत अच्छा खेला हुआ, सलीम भाई ने भी उनको बहुत अच्छा खेला हुआ। बाकी वो फंसा देता, वो तगड़ा बहुत, उसका हमने नाम रखा हुआ था शेर खान। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सामान।